वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज के इस मास्टर क्लास में हमारा सिलेबस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं बल्कि उन रूल्स पर बेस्ड है जो इस पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं। आज हम मिलकर इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे जैसे किसी फिजिक्स की क्लास में प्रैक्टिकली सब कुछ देख रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नजर आज के एजेंडा पर डाल लेते हैं। हम रूल्स ऑफ मोशन से शुरू करके इनर्शिया, फोर्स और एक्सेलरेशन और एक्शन रिएक्शन को कवर करेंगे। फिर जमीन से लेकर स्पेस तक का सफर होगा और एंड में क्लासिकल फिजिक्स की लिमिट्स को टच करेंगे। सेक्शन 1, द रूल्स ऑफ मोशन, एस्टैब्लिशिंग द फिजिक्स फ्रेमवर्क। लॉ समझने से पहले उसकी फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि मोशन आखिर है क्या और इस यूनिवर्स को मेजर करने के लिए हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। देखिए, चाहे सड़क पर दौड़ती हुई कार हो या आसमान में घूमते प्लैनेट्स, कैलकुलेशंस में उलझने से बचने के लिए फिजिसिस्ट्स एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रिक यूज करते हैं और वो ट्रिक है पॉइंट मास। ये बेसिकली एक थियोरेटिकल अप्रोच है जहां हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज के आकार को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। सोचिए, चाहे चलते हुए कार का स्ट्रक्चर हो या फिर सन के चक्कर लगाती हुई हमारी अर्थ, उन्हें मैथ की इक्वेशंस में एक छोटे से डॉट यानी पॉइंट की तरह ट्रीट करने से उनके रास्ते का कैलकुलेशन एकदम आसान हो जाता है ना कमाल का शॉर्टकट। सेक्शन 2, फर्स्ट लॉ, अंडरस्टैंडिंग इनर्शिया। आइए देखते हैं कि कैसे इस लॉ ने मूवमेंट को लेकर सदियों पुरानी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। एक सिंपल सा सवाल सोचिए, हवा में फेंका गया जैवलिन हाथ से निकलने के बाद भी आगे क्यों बढ़ता रहता है? सदियों तक एरिस्टोटल जैसे बड़े थिंकर्स को लगता था कि हवा उसे किसी तरह आगे धकेलती है। कुछ ने बोला इसके अंदर कोई इम्पेटस यानी हिडन आंतरिक शक्ति होती है, बट एक्चुअली सच्चाई को समझने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत थी। और ये नया नजरिया दिया गैलीलियो ने। उन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा कि चीजें नेचुरली वही करते रहना चाहती हैं जो वो पहले से कर रही हैं। मतलब, अगर रास्ते में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो एक चलती हुई चीज परपेचुअली उसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती ही रहेगी। यहीं से आता है न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई रुकी हुई चीज रुकी रहेगी और चलती हुई चीज उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मोशन हमेशा स्टेटस को बरकरार रखता है। इसे हम मॉडर्न व्हीकल सेफ्टी में रोज देखते हैं। जब एक तेजी से चलती कार अचानक ब्रेक मारती है तो अंदर बैठे लोगों का शरीर उसी पुरानी रफ्तार से आगे जाना चाहता है। यही इनर्शिया है और हमारी सीट बेल्ट एक एक्सटर्नल फोर्स बनकर उस स्टेटस को तोड़ती है और हमें आगे टकराने से बचा लेती है। यहां एक और मजेदार कॉन्सेप्ट छिपा है, रिलेटिविटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक स्मूथली चलती ट्रेन को सोचिए। बाहर खड़े इंसान को ट्रेन आगे बढ़ती हुई दिखेगी, पर अंदर बैठे पैसेंजर को कोई मूवमेंट का एहसास ही नहीं होगा। यह प्रूफ करता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। एक ऑब्जर्वर के लिए जो आराम की स्थिति है, वही दूसरे के लिए यूनिफॉर्म मोशन हो सकती है। सेक्शन 3, सेकेंड लॉ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि फोर्सेस स्टेटस को बदलते हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस बदलाव को मापते कैसे हैं। ये लॉ एक फिजिकल पुश या पुल और ऑब्जेक्ट के रास्ते में आने वाले बदलाव को आपस में मैथ के जरिए जोड़ता है। द फेमस इक्वेशन F इक्वल्स ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट मैजिक की तरह काम करता है। किसी ब्रिज पर जब एक भारी ट्रक अचानक से गुजरता है या ब्रेक लगाता है, तो उस स्ट्रक्चर पर कितना लोड या फोर्स पड़ेगा, ये कैलकुलेट करने के लिए यही मैथ यूज होती है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। इसे हम g कहते हैं। ये वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिस स्पीड से ग्रेविटी दुनिया की हर गिरती हुई चीज को धरती की तरफ खींचती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीज कितनी भारी है या हल्की। अगर हम F इक्वल्स टू ma इक्वेशन के वेरिएबल्स को ब्रेक डाउन करें तो समझ आएगा कि क्योंकि मास आमतौर पर कांस्टेंट रहता है, फोर्स सीधे तौर पर एक्सेलरेशन को कंट्रोल करता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें दिशा होती है, और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन का बदलाव भी उधर ही होगा। फिजिक्स पढ़ते वक्त एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन होता है। अक्सर लगता है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो पक्का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, राइट? पर जरा एक बाउंसिंग बॉल को सोचिए। जब बॉल उछालकर अपने बिल्कुल टॉप पॉइंट पर होती है, वहां एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए उसकी ऊपर जाने की स्पीड एग्जैक्टली 0 होती है। लेकिन ग्रेविटी कभी छुट्टी नहीं लेती। वहां एकदम टॉप पर भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन स्ट्रिक्टली 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड ही लग रहा होता है।
मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। ये इस यूनिवर्स की एक ऐसी फंडामेंटल सिमेट्री के बारे में है जहां हर इंटरैक्शन एक टू वे स्ट्रीट की तरह बिहेव करता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो वो दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं। हम अक्सर सुनते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, पर इस आधी अधूरी लाइन से बहुत गलतफहमियां होती हैं। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि पेयर्ड फोर्सेस हमेशा दो बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं, किसी एक अकेले ऑब्जेक्ट पर नहीं। चलिए इसे दो बिल्कुल अलग एनवायरमेंट्स में देखते हैं। जमीन पर एक केबल पर रखी हुई बुक को धरती अपनी तरफ खींच रही है, पर क्या आप जानते हैं कि उतनी ही फोर्स से वो बुक भी पूरी धरती को अपनी तरफ खींच रही है? उसी तरह स्पेस के वैक्यूम में रॉकेट जब अपने इंजन से हाई प्रेशर गैस को पीछे की तरफ पुश करता है तो वही निकली हुई गैस रॉकेट को इक्वली आगे की तरफ पुश करती है। जमीन हो या स्पेस, रिएक्शन का नियम वही रहता है। सेक्शन 5, फ्रॉम ग्राउंड टू स्पेस, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब देखते हैं कि कैसे एक साधारण कैनन बॉल और एक सेलेस्टियल स्पेस सैटेलाइट दोनों आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड हैं। न्यूटन का ये फेमस कैनन बॉल थॉट एक्सपेरिमेंट इस बात को बहुत ही क्लियर कर देता है। एक ऊंची जगह से कैनन बॉल को ड्रॉप कीजिए, वो फ्री फॉल में नीचे गिरेगी। उसे थोड़ा सीधा हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो और आगे जाकर गिरेगी। पर अगर हम उसे इतनी जोर से, इतनी ज्यादा स्पीड पर फायर करें कि उसके गिरने का रेट हमारी धरती की गोलाई के बराबर हो जाए, तो वो कभी जमीन पर गिरेगी ही नहीं। वो परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहेगी। ये दिखाता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और कुछ नहीं, बस धरती के चारों तरफ लगातार गिर रहे ऑब्जेक्ट्स हैं। सेक्शन 6, लिमिट्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। देखिए, चाहे फ्रेमवर्क कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, आखिर में उसकी कुछ बाउंड्रीज होती ही हैं। और सच्चाई ये है कि जब हम एक्सट्रीम कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूटन के नियम भी झुकने लगते हैं। डबल पेंडुलम जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये केओस थियोरी के अनप्रिडिक्टेबल नेचर के आगे फेल हो जाते हैं। या जब हम स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज चीज़ों या इलेक्ट्रॉन्स जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ ये क्लासिकल रूल्स पूरी तरह काम नहीं आते। वहाँ हमें आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स जैसे नए फ्रेमवर्क्स का सहारा लेना पड़ता है। तो अब एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल उठता है, अगर न्यूटन के रूल्स हमारी एवरीडे दुनिया को इतनी परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फिर ब्रह्मांड की इन अनसुलझी माइक्रो और मैक्रो शैडोज में ऐसे और कौन से अनसीन रूल्स हैं जो हमारी नज़र से बचे हुए हैं? ऐसी और कौन सी अनजानी खोजें हैं जो आगे आने का इंतजार कर रही हैं? ये एक्सप्लेनर भले ही यहाँ खत्म हो रहा हो, पर क्लासिकल फिजिक्स इस पूरे यूनिवर्स की इन्फिनिट किताब का सिर्फ एक शानदार चैप्टर है। सोचकर देखिएगा जरूर।